Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you are doing well. Today we will discuss another very important topic, that is Charles Law. जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम गैस लॉज के ऊपर बात कर रहे हैं और हमने पहला लॉ डिस्कस किया था, दैट वाज बॉयल्स लॉ. आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड इम्पोर्टेंट लॉ के ऊपर बात करेंगे, चार्ल्स लॉ. ये लॉ इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का एब्सोल्यूट ज़ीरो, जिसको स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हैं, काफ़ी मुश्किलात उनको पड़ती हैं उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए. एक्चुअली दैट टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन दिस चार्ल्स लॉ. अगर आपको चार्ल्स लॉ अच्छी तरह से क्लियर है तो आप उस टॉपिक को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं चार्ल्स लॉ. सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये लॉ 1787 के अंदर एक साइंटिस्ट जैक्स चार्ल्स ने प्रपोज किया था. इसी के नाम के ऊपर हम इसे चार्ल्स लॉ कहते हैं. जैक्स चार्ल्स ने ये लॉ 1787 के अंदर प्रपोज किया. एक्चुअली याद रखना, ये लॉ हमें वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप देता है. ठीक है, अगर हम इस लॉ के पर्पस की बात करें या इम्पोर्टेंस की बात करें तो दिस लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. बॉयल्स लॉ में हमने वॉल्यूम और प्रेशर के बीच रिलेशनशिप स्टडी किया था. याद रखिए, जब भी हम कोई से दो वेरिएबल का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो तीसरा वेरिएबल कांस्टेंट रहता है. तो अब आपको ये क्लियर हो गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, व्हाटसोएवर रिलेशन में भी जो भी रिलेशन है उसको फ़िलहाल साइड पर रखें. आपके सामने जोन से दो वेरिएबल आएंगे, उनके अलावा जो तीसरा वेरिएबल होगा समझ लीजिए कांस्टेंट है. तो अब अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो पहली बात आपको क्लियर कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ये चूंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप दे रहा है तो इस बात का मतलब ये है कि ये दोनों का रिलेशनशिप हमें कांस्टेंट प्रेशर पर मिलेगा. तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature of that gas. ठीक है, तो अब इस बात का मतलब ये हुआ कि किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर के. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशनशिप आया, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो मैं इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. For every degree rise in temperature, volume should rise. अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, या टेम्परेचर को बढ़ाते हो वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम रिमूव करें, इसको मैं थोड़ा रफ कर लूँ ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए. अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये कहा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम रिमूव करें, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, दैट इज के टी. ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई. ये एक इक्वेशन है जो चार्ल्स लॉ को एक्सप्रेस करती है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिए, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, टी इज टेम्परेचर. मैं अगर टी को इक्वल साइन के उस तरफ ले जाऊँ, मेरे पास क्या बनेगा, वी बाई टी इज इक्वल टू के. अब क्या है, V by T is constant. V by T is constant. ठीक है, अब वॉल्यूम इज वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो, यहाँ से क्या नजर आ रहा है, वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो ऑफ एनी गैस रिमेन कांस्टेंट. ये दूसरी बात आ गई हमारे पास. ठीक है, अब ये दूसरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो
वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो फॉर एनी गैस शुड बी कांस्टेंट। ये दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कहीं पे अगर आप ये क्वेश्चन आ जाए कि वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो ये क्या है, तो आपने याद रख लेना ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ये कौन बताता है हमें, ये चार्ल्स लॉ बताता है, ठीक है। इन द सेम वे अगर ये रेशो कांस्टेंट है तो हम ये भी कह सकते हैं V1 टू T1, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम टू इनिशियल टेम्परेचर की जो रेशो है वो क्या रहनी चाहिए, फाइनल वॉल्यूम टू फाइनल टेम्परेचर की रेशो के इक्वल होनी चाहिए। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो इन दिस वे हम तीन तरह से चार्ल्स लॉ को भी एक्सप्रेस करते हैं। पहली बात कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक। दूसरी बात कि वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तीसरी बात, रेशियो ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम टू फाइनल टेम्परेचर, ठीक। तो ये एक जर्नल सा मैंने आइडिया डेवलप किया आप लोगों का कि चार्ल्स लॉ को हम किन किन वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के ऊपर। अब ग्राफ को यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करते, ठीक है। इसको हम बाद में एब्सोल्यूट ज़ीरो के केस में बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लिहाजा आपने सिर्फ ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब इसको अगर मैं देखूँ, हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं। इस एक्सिस पे लेते हैं वॉल्यूम, यहाँ पे लेते हैं टेम्परेचर। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस है इस पर हम ले लेंगे टेम्परेचर, ठीक है। अब जब यहाँ पे टेम्परेचर 0 है तो गैस का कोई वॉल्यूम लेट्स से 30, 20 व्हाटसोएवर इट में भी, यहाँ हम कहते हैं इधर है, ठीक है। हमने 20 dm³ ले लिया, ठीक है। हमने कहा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज शोइंग दैट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप देखिए इस तरफ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इस तरफ वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम वॉल्यूम देखें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिल जाएगा। आपने यहाँ पे चार्ल्स लॉ के ग्राफ में यही इतनी सी चीज़ समझनी है। इससे आगे हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे इसी ग्राफ के ऊपर, जब हम कहाँ पे बात करेंगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम अगर आगे जाएं, थोड़ा सा आगे हम इस पर एक डिस्कशन करते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। जो मैंने कहा था V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, इस पे बात करता हूँ, थोड़ी सी डिटेल बता के इसको एंड करते हैं। देखिए मैं कहता हूँ लेट्स से मेरे पास एक गैस है, उसका इनिशियल वॉल्यूम मैं लेता हूँ कितना, 2 dm³, ठीक है। और उसका जो टेम्परेचर है वो T1 है, ठीक है। और मैं कहता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब क्या है कि मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा के T2 करता हूँ और T2 में क्या कर देता हूँ 2 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो याद रखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, T2, और वो भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर मैंने डबल किया, वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी मैं अगर रेशियो लूँ V1/T1 तो क्या आनी चाहिए, 2/1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इन सेम वे में यहाँ पे V2/T2 की रेशियो लूँ तो क्या आएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं V1/T1 V2/T2 दोनों क्या हैं, 2 हैं। तो ये बात भी हमने क्लियर कर ली थी कि V1/T1 इज ऑलवेज इक्वल टू V2/T2। तो आई होप चार्ल्स लॉ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। वी विल सी यू इन अनदर लेक्चर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।